Now let us look at few questions here. जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने एंड इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस लाइक दीज टू कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो ये एक आपका कर्व है और दूसरा कर्व, अगर हम कर्व को पहचान रहे हैं तो एक आपका पैराबोला है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. तो बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपके कॉमन टेंजेंट चाहिए ऑन टू कोनिक्स but one of the conic is like circle, then I always suggest to assume the tangent to other conic in slope form and then use tangency condition for circle, because circle में tangency condition में फिर आपको simultaneously equation बना के solve करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. सीधे सीधे आप सेंटर से उस tangent पे, उस लाइन पे perpendicular distance को radius से equate करते हैं, वो tangency की condition आ जाती है बच्चों. But if none of those two conics is a circle, then you have a choice कि आप इस पे slope form of tangent माने, फिर उसको उसके साथ सॉल्व करके आप टेंजेंसी कंडीशन लगाएं, या उस पे माने फिर इस पे लगाएं. बट सिंस वी आर मोर कंफर्टेबल फॉर पैराबोला, वी हैड बीन यूजिंग इट क्वाइट ऑफन, तो हम वहीं से शुरू करेंगे. सो आई विल से लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला. सो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square is equal to 4x b. So what's the equation of tangent? So it's y is equal to mx plus a by m. How much is a? Which is 1 here. If you compare it, y square is equal to 4x, you will get that a is 1 here. यहाँ पे a जो है बच्चों वो 1 है. ठीक है, अब ये आपका एक tangent आ गया. Now we have to get like show that this is, we have to use the condition that when will this line be tangent to this other curve. ठीक है, तो अब उसका तरीका फिर वही है बच्चों. I will be solving it simultaneously with that equation. तो इस लाइन को और इस कर्व को एक साथ सॉल्व करते हैं simultaneously. तो ये x y की जगह I will be putting this value mx plus 1 by m and which is equal to 2. तो ये हमने यहाँ पे कर दिया. ठीक है, now it gives us as usual a quadratic in x. तो let us get it. So it's mx square plus x by m minus 2 equal to 0. Now if the line is if the line is tangent to the given conic, then this quadratic should be such that its roots are identical, meaning thereby its d should be equal to 0. तो यहाँ पे जो discriminant की condition है वो आपका 0 होनी चाहिए. तो d should be equal to 0. Now what does this lead us to? तो यहाँ पे d कितना है? b square. So this is 1 by m square minus plus हो जाएगा plus 8m equal to 0. Now what do we get here for m? तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 plus 8m cube. So you get here 1 plus 8m cube is equal to 0, meaning thereby m cube हो गया बच्चों आपका 1 plus 1 by 8. तो फिर चूंकि ये क्यूब है तो ये m हो जाएगा minus 1 by 2 and c you got slope. So therefore equation of tangent, तो अब बस आपकी इक्वेशन आ गई. So therefore इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो अगर m की वैल्यू बच्चों -½ है तो इसका मतलब जो आपने इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला पे मानी थी, वो इक्वेशन आपकी इस स्लोप के लिए इट विल बी टेंजेंट टू द रेक्टेंगुलर गिवन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आल्सो. तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दैट केस इज, so y is equal to mx, so minus by 2 plus 1 by m, so minus 2. So if you wish you can simplify it. So 2y plus x and then this is minus 4 plus 4 भी कर लेते हैं equal to 0. So that's the required equation. So that was a previous year question. तो चूंकि यहाँ पे जो दूसरा कोनिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, so that's why I kept it in this portion here. Otherwise अगर आप in general आप कंसेप्ट समझते हैं, कोई भी सेकंड डिग्री कर रहा है, कोनिक कोई भी रहे, हमें ना भी पता रहे, तो भी आप किसी लाइन को उस पे टेंजेंट के लिए कंडीशन डिराइव कर सकते हैं by simultaneously solving the line and the curve and then equating its discriminant with 0. तो आपको वहां से टेंजेंसी की कंडीशन मिल ही जानी है बच्चों. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है. ठीक है, अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, सुबह 11 बजे. ठीक है बच्चों, और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा. लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं. आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं. 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा. ठीक है ना, 22 अगस्त
11 AM और ये इनवाइट कोड है एनकेसी सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे एनकेसी सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो, ठीक है। और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे, ठीक है। यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे। बहुत सारे लोगों को 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री, ठीक है ना। 11 to 50 50% और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। So now let's move to the next part, next question, which is equation of asymptotes for this are like. तो ठीक है, अब देखिए एसिम्प्टोट्स अगर कहा गया है तो इसका मतलब ये हाइपरबोला है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म नहीं है। इसका मतलब बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि ये जो हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आप ये मान सकते हैं कि इसे आप एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं, अगर वहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म नहीं है बच्चों। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? तो पहले देखिए इक्वेशन लिखते हैं। सो एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। नाउ लेट अस लाइक फैक्टराइज इट। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये y माइनस 3 आ गया। अब देखिए यहां अगले में भी हमें, क्योंकि हमें x इंटू वाई चाहिए, कैपिटल X इंटू कैपिटल वाई, तो इसको हम कैपिटल वाई मान सकते हैं। तो अगले में भी हम कुछ ऐसा करें कि हम -2 कॉमन ले लें तो ये y माइनस 3 आ जाए। इसका मतलब हमने 6 इधर ऐड किया तो 6 इधर ऐड कर लेते हैं, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ इफ आई एज्यूम दिस टू बी कैपिटल X, तो अगर हम इसे यहाँ पे कैपिटल X मान लें, इफ आई एज्यूम दिस टू बी कैपिटल Y, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ये आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया। अब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो हमें पता है इसके लिए पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज एक्स वाई इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाई एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है बच्चों, सो द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज, तो यहां से एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे आपके x इंटू वाई विच इज x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सो अगर इंडिविजुअल एसिम्प्टोट्स चाहिए तो वो भी आपको यहां से दिख रहे हैं। तो दिस इंप्लाई ईदर x इज इक्वल टू 2, तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, एंड द अदर वन इज y इज इक्वल टू 3, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो दीज आर 2 एसिम्प्टोट्स फॉर द गिवन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो फिर से हम समझा रहे हैं, अगर आपको पता है वो हाइपरबोला है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म नहीं है, और वैसे भी समझ लीजिए अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म नहीं है बच्चों, तो दो ही केस बनते हैं, या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको दिख रहा है एसिम्प्टोट्स पूछे गए तो ये तो पक्का हो गया कि वो फिर आपका हाइपरबोला ही है। विद नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म इट हैज टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आप इस फॉर्म में लेकर भी आ ही जाएंगे। स्टैंडर्ड आपको हमने तरीका समझा दिया है कि इस फॉर्म में कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहे आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन इजीली गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। फिर वहां से आप एसिम्प्टोट्स भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लाइक फाइंड सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला। तो फिर से आप देखिए ये हाइपरबोला जो है आपका ये वापस से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एंड लेट्स सी कैन वी फाइंड इट्स सेंटर एंड हाउ कैन वी रादर फाइंड इट्स सेंटर। तो फिर से अगर इक्वेशन लिखें एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y
-4 इक्वल टू 0। देखिए मेथड अब आप लोग समझ चुके हैं, वी डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। सो आई एम नॉट डायरेक्टली डूइंग इट, बस हम इसे डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लिया, यू गेट y+2। अब हमें y+2 ही चाहिए, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, y+2 लिख लिया, 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट किया और ये बैलेंस हो गया। ठीक है, सो नाउ द इक्वेशन इज लाइक x+3 टाइम्स y+2 is equal to 10. Now again I will say if we compare it with standard form, तो ये कैपिटल X हो जाएगा, ये कैपिटल Y हो जाएगा। So this gives us x into y is equal to 10। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब अगर आप समझें यहाँ पे हमें सेंटर चाहिए, तो सबसे पहले आप दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो या आपको डायरेक्ट पता हो, लेकिन अगर हमें एसिम्प्टोट्स की प्रॉपर्टी पता है तो वही यूज करना बेहतर है, बिकॉज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो यहाँ से जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी? सो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स is x into y, capital X capital Y equal to 0. So how much is it? तो capital X क्या था बच्चों यहाँ पे? That was x+3 and capital Y is y+2. So it's x+3 times y+2 equal to 0. So what are the asymptotes? तो यहाँ से दो asymptotes आपके आ जाते हैं. So therefore asymptotes are एक हो गया आपका x+3 equal to 0, meaning thereby x is equal to -3. So that is one asymptote, and the another one is y+2 equal to 0. Now what does that mean? Y is equal to -2. तो ये हो गया आपका दूसरा asymptote. So these are your two asymptotes. ठीक है, अब हमें पता है कि asymptotes always pass through the center of hyperbola. So therefore जो center है hyperbola का, so center of hyperbola is actually the point of intersection of asymptotes. So point of intersection of एसिम्प्टोट्स। तो दो एसिम्प्टोट्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो आपका सेंटर ही होगा। सो व्हाट्स द सेंटर इन दैट केस? तो सेंटर क्या है बच्चों? सो देयरफॉर center is your like -3, -2. So that's the center of given hyperbola. So this is how we can use the concept of asymptotes, rectangular hyperbola to answer such type of questions बच्चों। ठीक है, now we will look at this question. ये थोड़ा मतलब important है, काफी common type का question है जो आप बहुत जगह पाएंगे। क्वेश्चन ये है that if curves this and that, so there are two curves, one is as you can see here circle and another one is your rectangular hyperbola, intersect each other at points pi, I 1 2 3 4। इसका मतलब there are 4 points of intersection where pi is given by xi, yi, then show that we have to prove these values here। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन लिखते हैं, और अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, तो इफ आई ड्रॉ अ रफ फिगर हियर, तो ये सर्किल हो गया और ये हो गया आपका ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप देख सकते हैं देयर आर एक्चुअली 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं भी यहाँ पे। ठीक है, अब हाउ टू सॉल्व इट? तो एक इक्वेशन है आपका x² + y² is equal to 9, I suppose. What was that? So it's 9 and another one is xy is equal to 4. So is equal to 9 and another one is x times y is equal to 4. Now what can you do? So just get the value of y from here. So y is nothing but 4 by x. Now आपके मन में आ सकता है कि हमने y ही क्यों निकाला? उसका रीजन है कि आपको जो रिजल्ट्स प्रूव करने वो सारे एब्सिसा के टर्म में हैं, वो सारे रिजल्ट्स आपके x कोऑर्डिनेट x के टर्म में हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड टू गेट रिड ऑफ y हियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू उठाई और भी सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x² + 16 by x² is equal to 9। Now when you simplify this equation, तो आप जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x⁴ एलसीएम लेने के बाद -9x² + 16 equal to 0। Now this is a 4-degree equation. So I assume that let it be having 4 points of 4 roots x1, x2, x3, x4, and it's already given in the question, and as we can see from the figure that there are actually 4 points of intersection। ठीक है, तो ये आ गया आपके 4 एब्सिसा x1, x2, x3, x4 for 4 distinct points of intersection of these two given curves। Now how can we get the result? तो देखिए पहला result, we know how to write relation between the roots of an equation and its coefficients। तो वो क्या है? सबसे पहले आता है sum of all the roots, so x1 + x2 + x3 + x4। तो ये कितना होता है? ये होता है माइनस टाइम्स
b over a. Now b a क्या है, देखिए a कभी भी आप जब भी रिलेशन लिख रहे हैं, a जो आपका डिनोमिनेटर में हर रिलेशन में इस तरह के जो रूट्स और कोफिशिएंट को कनेक्ट करते हुए रिलेशंस हैं बच्चों, उनमें हर रिलेशंस में a जो है it is always the coefficient of highest degree term and it is always there in the denominator. चाहे वो आप 10th डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स के 10 रिलेशन लिखें या 20 डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स के 20 रिलेशन लिखें या क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन लिखें, you always have a the highest degree term coefficient in denominator. ठीक है, so here a is 1. तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखिए अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम लिखते जा रहे हैं a है 1. Now what is b? अब उसी ऑर्डर में आप बढ़ते जाइए, जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट a है तो उसका जो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, मतलब जैसे अगर 10th पावर के लिए आप कर रहे हैं तो x रेज़ टू पावर 9 का कोफिशिएंट b है, इसी तरह से x रेज़ टू द पावर 8 का कोफिशिएंट c है, x रेज़ टू द पावर 7 का कोफिशिएंट d है एंड सो फॉर एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से आप उसे बढ़ते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म x4 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब है जो कि यहाँ पे मिसिंग है. एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इन मैथमेटिक्स इफ एनी टर्म इज मिसिंग, इट्स मिसिंग बिकॉज इट्स कोफिशिएंट इज 0, बिकॉज इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 0. तो अगर मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म बच्चों मिसिंग है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है. तो फिर b का कोफिशिएंट b यहाँ पे 0 है, c उसके अगले टर्म का मतलब x क्यूब के बाद अगला आया x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट तो -9 है. ठीक है, d कितना है तो उसका अगला टर्म तो x है वो फिर से मिसिंग है तो 0 है, और कांस्टेंट टर्म आपका 16 है. ठीक है, तो अब ये 4 रिलेशन, तो ये -b/a, तो -b/a तो -0 तो 0 हो गया बच्चों. तो दिस इज एक्चुअली 0. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड रिलेशन, तो वो क्या होगा, टेकन 2 एट अ टाइम, तो x1 x2 प्लस x2 x3 हाउ मेनी विल बी देयर, तो 4c2 मतलब यहाँ पे 4 गुणे 3/2 मतलब 6 रिलेशंस आएंगे. तो 6 हम कहाँ लिखेंगे, so I will writing it as xi xj, I is not equal to j टाइप. सारी पॉसिबिलिटी i 1 से 4, j 1 से 4, i नॉट इक्वल टू j, आप जितनी पॉसिबिलिटी 6 आएंगी वो लिख लीजिए. अब रिलेशन देखिए लिखने का तरीका, तो -b/a पहला, अब अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा. तो शुरुआत माइनस से हमेशा हर रिलेशन में सम ऑफ ऑल द रूट्स, फिर टेकन 2 एट अ टाइम प्लस, टेकन 3 एट अ टाइम माइनस, टेकन 4 एट अ टाइम प्लस, और फिर 5 एट अ टाइम माइनस, प्लस माइनस आप लगाते चले जाएं. डिनोमिनेटर में एज आई सेड इन एवरी रिलेशन यू विल बी हैविंग a, ये पक्का हो गया. तो ये पक्का हो गया कि यहाँ प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में a आएगा, बट न्यूमरेटर में फिर आप एक एक टर्म बढ़ते जाएंगे और उसका कोफिशिएंट रखते जाएंगे. तो यहाँ b आया है तो यहाँ पे c आएगा, तो ये हो गया आपका c/a, तो दिस इज -9 हियर, तो ये हो गया आपका -9. तो ये दूसरा हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट वन इज लाइक, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर ऑल पॉसिबल रिलेशंस. तो नेक्स्ट वन इज लाइक टेकन 3 एट अ टाइम, x1 x2 x3 plus x1 x2, there will be like 4 such relations. तो आप ऐसे डॉट 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 ये जितने भी टेकन 3 एट अ टाइम वाले रिलेशन है, तो माइनस प्लस माइनस, so minus, and as I said denominator will always be having a, and then after c comes d, and this is also 0, so d is also 0 in this case, तो ये भी 0 आ गया. and the last relation is taken all at a time, चारों लेंगे तो एक ही रिलेशन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स x3 x4 which is then again माइनस के बाद प्लस आ गया अपॉन a हो गया और ऊपर e हो गया. and now how much is e? e है आपका यहाँ पे 16, a तो 1 है ही, तो ये हो गया आपका 16. तो ये हो गया आपके रिलेशन. अब आते हैं देखते हैं प्रूव क्या करना है. सो नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी. पहला सम ऑफ ये क्या है, पहला है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 विच इज इक्वल टू 0, एंड आई थिंक विच वी हैव ऑलरेडी गॉट इट. सो दिस वी हैव ऑलरेडी गॉट इट. सो नाउ वी विल से दैट द फर्स्ट थिंग टू प्रूव हियर इज, first statement to prove here is summation of xi when I goes from 1 to 4, which is nothing but x1 plus x2 plus x3 plus x4, because I की वैल्यू रखते चलेंगे एडिशन समेशन में, और सम एडिशन का आप जो सिंबल है लगाते चले जाएंगे, ऐड करते आएंगे. तो ये आ गया पहला जो कि प्रूव हो गया है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट दिस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 इज 0. अब आते हैं देखते हैं सेकंड क्या था, वो था 1 अपॉन xi का सम भी 0 है. नाउ लेट्स राइट दिस. तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है आपका समेशन ऑफ 1 ओवर xi when I goes from 1 to 4. Now how much is it? So this is 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus 1 by x4. Now we need to prove that this is also 0. Now how will we get that? ठीक है, अब देखिए इसको लाने का तरीका ये है बच्चों कि हमें ये पता है, now we know
वी नो फ्रॉम लाइक ऑब्टेन्ड रिलेशंस, तो हमें जो रिलेशंस मिले हैं वहां से पता है कि x1 x2 x3, अब सारे हम लिख रहे हैं धैर्यपूर्वक, x2 x3 x4 x1 x3 x4 plus, and then this is x1, which one is left, so 4c3, there should be 4 here, isn't that? तो x1 के साथ आपके 2 हो गए, तो x1 x3 x4 हो गया, x1 x2 x3 हो गया, x1, and then we have x2 x3 x4, and then we have like which one is left बच्चों? 1 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, अरे कौन सा छूट गया? One, 2, 4, right? Got it, isn't that? x1 x2 x4. Now this is one relation and we know the value of it because ये sum of all था और ये भी शून्य है बच्चों. So this is 0 here. ये भी 0 है. Now if we divide both the side by x1, so divide by x1 x2 x3 x4 both the sides. So what will you get? तो जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 by x4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 by x1, ये आ जाएगा 1 by x2 और ये आ जाएगा 1 by x3. एंड सिंस दिस इज नॉन जीरो, ये तो 16 है आपका, वी नो इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 16 है, जो नॉन जीरो तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. और ये 0 है, 0 एंड बाय एनीथिंग इज 0. नाउ दिस इज नथिंग बट ये आ गया आपका रिजल्ट. और इसे हम अरेंज कर लें 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus 1 by x4 is equal to 0 and hence proof. तो ये हो गया आपका सेकेंड रिजल्ट बच्चों. तो ये सेकेंड रिजल्ट हो गया. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट वाज द थर्ड वन. थर्ड वन वाज हियर. तो तीसरा क्या था? तीसरा है ये आपका. नाउ दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो भी पाई का जो कैपिटल पाई या बिग पाई आपको दिख रहा है, इसका सिंबल है क्या? तो पाई का जो सिंबल है बच्चों वो प्रोडक्ट का सिंबल है. तो i goes from 1 to 4 xi. so what does it stand for? This stands for x1. i की वैल्यू रखते जाइए. जिससे समेशन में बीच में आप प्लस का सिंबल लगाते हैं, आप प्रोडक्ट इनटू का सिंबल लगाएंगे, तो इनटू x2 इनटू x3 इनटू x4 and we have already obtained by writing the relation that this is 16. तो ये भी डायरेक्ट आपका प्रूव हो जाता है. So that was a simple question though but a bit different. तो इसलिए हमने इसे यहाँ डिस्कस कर लिया कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन सामने आता है तो आप बहुत आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है. So now that brings us to the end of this coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जितना हम करा सकते थे इतने लिमिटेड टाइम में हमने बच्चों आपका करा दिया है. आप आराम से उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, खूब अच्छे से क्वेश्चंस करें, खूब ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द कमिंग एग्जामिनेशन. जितने अच्छे से एग्जाम आप दे सकते हैं आप दें. अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स में लिख के डाल सकते हैं. वी विल ट्राई टू आंसर देम. पूरा प्रयास करेंगे बच्चों कि हम उनका आंसर हम लोग यहाँ पे करें, ठीक है. तो चलिए लेट अस एंड इट एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी starting another chapter.